ट्रांसफर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स। एक मैस दूसरे मैस की ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे महसूस करता है, उसमें सबसे अहम बात बेटा कि ये फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। एक जिस्म अपने बाहर अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है और उसमें फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा जिस्म उसकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब जैसे ही दोनों अजसाम की फील्ड इंटरेक्ट करती हैं तो ये फील्ड पार्टिकल्स का एक्सचेंज करके अजसाम ग्रेविटी को महसूस कर रहे होते हैं। और एक बात नोटिस में रखिएगा कि इनके जो फील्ड पार्टिकल्स हैं उनको बेटा नाम दिया जाता है ग्रेविटॉन। ये इनके फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। इनकी स्पिन 2 प्रिडिक्ट की गई है। प्रिडिक्टेड पार्टिकल है, फिलहाल इनको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के जरिए प्रूव नहीं किया गया। डिटरमाइंड बाय ग्रेविटी प्रूव नहीं किया गया। इनके ओरिजिन का हमें नहीं पता कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। हाँ, हमें ये ज़रूर पता है कि एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल तक ये फोर्स ट्रांसफ़र कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स की वजह से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फील्ड पार्टिकल्स हैं बेटा फोटॉन्स। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस के अंदर हम इस चैप्टर के कुछ इब्तदाई टॉपिक को डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की बुनियादी फोर्सेस। अगर तो बेटा गौर कीजिए, एक छोटे एटम से लेकर वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स, हमारी दूर दराज की ये जो यूनिवर्स है, बहुत बड़े प्लैनेट्स, इवन की गैलेक्सी, इनको ऑब्जर्व करें एटम से लेकर इन गैलेक्सीज तक, तो 4 बुनियादी फोर्सेस हैं जो एक्ट करती हुई दिखाई देती है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के अंदर जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनसे लेकर वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स में इतने बड़े प्लैनेट्स को बेटा बाइंड करके रखती हैं। सबसे पहले हमारे पास बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे सिंपल ग्रेविटी भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए इसे बेटा जहन में रखिएगा। ग्रेविटी अट्रैक्टिव इन नेचर, पहली प्रॉपर्टी। हमने बेटा अक्सर देखा है तमाम अजसाम ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं। वीकेस्ट फोर्स, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। यहाँ एक बात को नोटिस में रखिएगा, वीकेस्ट से मुराद है एज कंपेयर टू रिमेनिंग 3 नेचुरल फोर्सेस। बाकी जो 3 फोर्सेस हैं उनके मुकाबले में ये वीक तरीन फोर्स होती है। ठीक है, ये इस लिहाज से हम इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स बड़े डिस्टेंस तक एक्ट करती हुई दिखाई देती है। आप अजसाम को कितना ही दूर लेके चले जाएं, ज़मीन उन्हें अपने सेंटर की तरफ खींच लेती है। ट्रांसफर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स। एक मैस दूसरे मैस की ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे महसूस करता है, उसमें सबसे अहम बात बेटा कि ये फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। एक जिस्म अपने बाहर अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है और उसमें फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा जिस्म उसकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब जैसे ही दोनों अजसाम की फील्ड इंटरेक्ट करती हैं तो ये फील्ड पार्टिकल्स का एक्सचेंज करके अजसाम ग्रेविटी को महसूस कर रहे होते हैं। और एक बात नोटिस में रखिएगा कि इनके जो फील्ड पार्टिकल्स हैं उनको बेटा नाम दिया जाता है ग्रेविटॉन। ये इनके फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। इनकी स्पिन 2 प्रिडिक्ट की गई है। प्रिडिक्टेड पार्टिकल हैं, फिलहाल इनको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के जरिए प्रूव नहीं किया गया। डिटरमाइंड बाय ग्रेविटेशन लॉ, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, न्यूटन ने अपना एक कानून दिया था, F = G M/R²। इस लॉ से इसको आप डिटरमाइंड कर सकते हैं। 6th प्रॉपर्टी है ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर हम G को देखें कांस्टेंट है, मैसेज को कांस्टेंट कर दें तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अब ये चीज़ कहलाती है इनवर्स स्क्वायर लॉ के डिस्टेंस डबल कर देंगे, आपके पास फोर्स 4 गुना हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप डिस्टेंस 6 गुना कर देंगे तो फोर्स आपके पास बेटा 36 गुना कम हो जाएगी। डिस्टेंस के बढ़ाने से मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ये कहलाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ।
सिग्निफिकेंट ओवर लार्ज मैसेस, प्लैनेट्स के लिए, बहुत बहुत बड़े मैसेस के लिए ये बेटा सिग्निफिकेंट तो ज़रूर है, मगर स्मॉल लेवल के ऊपर नेग्लिजिबल है, यानी कि एटॉमिक लेवल के ऊपर ये बहुत थोड़ी फोर्स होती है, इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दूसरी फंडामेंटल फोर्स है। पहली प्रॉपर्टी है बेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस। इलेक्ट्रिक फील्ड्स और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स किसी एक मूविंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती हैं तो ये आपस में इंटरेक्ट हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से करती है। दूसरी प्रॉपर्टी बोथ नेचर्स रखती हैं, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को देखें तो अगर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस बेटा अट्रैक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ट्रांसफर बाय एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील्ड पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से ट्रांसफर हो रही होती है। इनके ओरिजिन का हमें नहीं पता कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। हाँ, हमें ये ज़रूर पता है कि एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल तक ये फोर्स ट्रांसफ़र कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स की वजह से। यानी कि फील्ड किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के बाहर जो सेटअप होती है उसमें होते हैं फील्ड पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फील्ड पार्टिकल्स हैं बेटा फोटॉन्स। ये चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा, और इनका स्पिन 1 कैलकुलेट किया गया है। तो फोटॉन के एक्सचेंज की वजह से एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स ट्रांसफ़र हो रही होती है। ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, अगर बात को गौर किया जाए तो कूलम लॉ में बेटा आपने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर K तो वैसे कांस्टेंट था, Q1 और Q2 को कांस्टेंट कर दिया जाए तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये कहलाता है बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, फॉलो करती है। डिटरमाइंड बाय F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, जिसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं। लॉरेंस ने कंसेप्ट दिया था कि किस तरह से किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर बैक वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितनी मिकदार में अमल करेगी, वो बेटा आप इस मैथमेटिकल रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। ये आपने जहन में रखना है। 1861 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये पर्सन थे बेटा, एक फिजिस्ट, जिन्होंने सेट ऑफ इक्वेशंस दिया था। 4 इक्वेशंस इसने बेटा अपनी दी थी, जिसमें इसने बताया था कि किस तरह से बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करती है, और वहाँ बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से अपने सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कराता है। तो बैक वक्त इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं, ये ट्रांसफ़र मैकेनिज्म इसने बेटा इन 4 इक्वेशंस की मदद से दिया था, और इनको नाम दिया जाता है बेटा मैक्सवेल इक्वेशंस। ये MCQ ज़हन में रखिएगा। इसने जब ये अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस दी थी तो इसने साबित किया था कि भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सिंगल फोर्स के 2 एस्पेक्ट हैं। ये नहीं है कि 2 अलग अलग फोर्सेस हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। 2 अलग फोर्सेस हैं ही नहीं, बल्कि एक फोर्स के 2 अलग एस्पेक्ट हैं, जिसकी वजह से इसने यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट दिया था, जिसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। इसके बाद है हमारे पास बेटा तीसरी फंडामेंटल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सुने बेटा, न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व करें तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ न्यूक्लियस के ऊपर एग्जिस्ट करे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। यूँ तो न्यूक्लियस का शिराजा बिखर जाना चाहिए, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ही खत्म हो जानी चाहिए, मगर ऐसा देखने में आता है नेचर में। जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो एटम का न्यूक्लियस बड़ा स्टेबल है। उसकी स्टेबिलिटी के लिए हो ना हो कोई एक थर्ड फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसे बेटा नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नाम। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई को स्टेबल बनाने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए ये बेटा एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाएगी।
शॉर्ट रेंज है, काफ़ी एक थोड़े से लेवल तक ये एक्ट करती है, मगर इसमें एक बेटा याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बाकी दो फोर्सेस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा मजबूत है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव एंड आल्सो रिपल्सिव। यहाँ एक बात को जहन में रखिएगा, अगर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात की जाए, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियर लेवल के ऊपर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। 0.3 फेम्टोमीटर से लेकर 5 फेम्टोमीटर, ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर हम इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बेटा अट्रैक्टिव पाते हैं। अगर बात की जाए 0.1 फेम्टोमीटर के ऊपर हाईएस्ट अट्रैक्टिव फोर्स दिखाई देती है, जहां पर न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अगर तो 0.3 फेम्टोमीटर से लेस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स होगा, तब ये हमारे पास रिपल्सिव होना शुरू हो जाती है। और 5 फेम्टोमीटर से भी अबव अगर न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में डिस्टेंस होगा, तो उस वक्त भी ये रिपल्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। वजह क्या होती है कि जैसे जैसे इस रेंज ऑफ डिस्टेंस से डिस्टेंस या तो कम होता है या बढ़ जाता है, तो उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा। वो फोर्स इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर ओवरकम कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाता है। तो ये रेंज जहन में रखिएगा, अट्रैक्टिव है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मगर रिपल्सिव कब बनना शुरू कर देती है, तो ये मैंने रेंज आपको यहाँ पर वजाहत दे दी है कि किस रेंज के अंदर ये रिपल्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ट्रांसफर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स, बाकी फोर्सेस की तरह ये भी एक न्यूक्लियाई से दूसरे न्यूक्लियाई के ऊपर एक्सचेंज कैसे होती है। हर न्यूक्लियाई अपने बाहर अपनी एक फील्ड सेटअप करता है और उसके अंदर फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के फील्ड पार्टिकल्स की बात की जाए, तो बेटा हमारे पास ये होते हैं ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स फील्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिनके एक्सचेंज की वजह से एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को महसूस करना शुरू कर देता है इन द रेंज ऑफ दिस डिस्टेंस। ये आपने जहन में रखना है। लास्ट वन हमारे पास होती है बेटा फोर्थ, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये भी हमारे न्यूक्लियर लेवल के ऊपर पाए जाने वाले फोर्स है। ये न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी एक वजह होती है बेटा कि अगर तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो को ऑब्जर्व किया जाए किसी भी एक न्यूक्लियाई के लिए, अगर ये रेशो बढ़ जाती है, काफ़ी लार्ज हो जाती है, इतनी ज़्यादा लार्ज हो जाती है कि इस रेशो की वैल्यू 1 से अबव चली जाती है, तो उस वक्त एक न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वो सबसे ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से अब एक न्यूक्लियाई अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करेगा, तो उसमें न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस के लिए जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अगर बीटा डीके के अंदर देखें, तो जहां बीटा डीके के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे होते हैं, वहां न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी खारिज हो रहे होते हैं। ठीक है, स्पेशली बीटा डीके के दौरान ये वीक न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा दिखाई देती है न्यूक्लियर लेवल के ऊपर। ट्रांसफर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स, ये भी फोर्स हमारे पास बेटा एक न्यूक्लियाई से दूसरे न्यूक्लियाई पर एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स की वजह से होती है। और इसके जो फील्ड पार्टिकल हैं वो हैं W एंड Z बोसॉन्स। ठीक है बेटा, ये इसके फील्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम फर्दर फंडामेंटल पार्टिकल्स के लेक्चर के अंदर बेटा डिटेल के साथ देखेंगे। मैं ये यहाँ नोट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपसे MCQs पूछेगा। चेंज द आइडेंटिटी ऑफ अ पार्टिकल, बिल्कुल भी आप न्यूक्लियाई को देखेंगे, कोई एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होगा वो डीके प्रोसेस में से गुजर कर जब डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर तब्दील होता है और कोई एक पार्टिकल खारिज होता है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल को ये चेंज कर देती है। बाकी तमाम तर फोर्सेस कभी भी आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल मासेस या चार्जेस को तब्दील नहीं करती, मगर यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ अ पार्टिकल यानी कि एक न्यूक्लियाई की आइडेंटिटी साफ तब्दील हो जाती है दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर। तो ये अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है और MCQs भी आपने बेटा जहन में रखनी है। एसेंशियल फॉर द फ्यूजन प्रोसेस,
अगर बात की जाए बेटा सन की, तो सन के अंदर हाई लेवल के पर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है जो इतनी बड़ी एनर्जी हम तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो फ्यूजन के लिए लाजिम व मलज़ूम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जहां हम देखते हैं कि प्रोटियम जैसे न्यूक्लियाई, 4 प्रोटियम मिलके बेटा हमें एक हीलियम न्यूक्लियाई दे रहे होते हैं और बदले में हमें एक हाईएस्ट एनर्जी यानी कि क्यू वैल्यू मिल रही होती है। तो ये कुछ बुनियादी हमारे पास फोर्सेस थी, फंडामेंटल फोर्सेस, जिनको हमें बेटा देखना था। ये आपका अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है और इनमें जो आपकी एमसीक्यूज बन सकती हैं वो मैंने साथ साथ आपको डिस्कस करा दी हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आप वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको इजाफी तौर पर पढ़ा रहे हैं ताकि आपके जहन में रहनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।